वालेकुम अस्सलाम। ऐसा करें कि बाद में कर लीजिएगा। My name is Abdul Khan and today the topic which I am going to discuss is motivation. But before actually starting the main topic, I want you to ask yourself a few questions. That why some students want to get A plus grade or some good grades, or they want to get a higher marks or a position in the class. But on the other hand, there are the students who don't really care about the grades. They don't want to achieve high grades. And why do the skydivers, they dive from thousands of feet away from the ground, and they don't really care about their life, because that's a dangerous thing, that's really thing. They can even lose their life. So what's the reason behind that? And some people, they care about the money. They are always in search of a job that can give them a good earning. But on the other hand, there are the people who don't care about money, but they care about the environment. They will care about the mental satisfaction, as either they are satisfied with their job or not, but they will not care about money that much. Why do some people go abroad for a better earning, for a better future, to give their children a better future? And why do some people decide to be or to stay with their family, whatever available in home? So we can actually give answer to all of these questions by having a proper understanding or a basic understanding about the motivation. Now what really the motivation is? A motivation is a desire, a drive, an instinct or need that speed up our behavior toward a certain direction. अभी हर बंदे ने अपने माइंड में कुछ ना कुछ गोल्स जो है वो सेट करके रखे होते हैं, ठीक है, और उन गोल्स की तरफ जो चीज़ हमें मजबूर करती है कि हम काम करें और अपने गोल्स को अचीव करें, उसे मोटिवेशन कहते हैं। अभी हमें एक से ज़्यादा मोटिवेशन का भी सामना करना पड़ता है। किसी बंदे ने अपने माइंड में कुछ एक से ज़्यादा गोल्स सेट किए होते हैं, और कुछ गोल्स लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। There are actually two main types of motivation. The first is primary or unlearned or biological motives. The second one is secondary motive. प्राइमरी मोटिव्स वो हैं कि जो हमारी ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। अगर प्राइमरी मोटिव्स हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हम शायद एक नॉर्मल लाइफ जो है नहीं गुजार पाएंगे। प्राइमरी मोटिव्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. दे मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट बिफोर वी कैन टेक अप एनी अदर एक्टिविटी. Primary motives come to action when the physiological balance of body is upset. This balance is called homeostasis. इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो प्राइमरी मोटिव्स हैं वो हैं क्या। अभी हंगर है, थर्स्ट है, पेन, स्लीप, एयर, ये सारे प्राइमरी मोटिव्स हैं। और प्राइमरी मोटिव्स अनलर्न्ड क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आपको भूख लग रही है तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या हो, पता है कि मैंने खाना खाना है, आपकी भूख हो। अगर रात को 2 बजे आप जाग रहे हैं और आपका दिमाग भी काम करना छोड़ दिया, उसकी आंखें बंद हो गई, तो किसी बंदे से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है, आपको पता है मुझे नींद आई है, मैंने सोना है। तो इसीलिए जो प्राइमरी मोटिव्स हैं वो अनलर्न्ड होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मोटिव्स हैं। सेकेंडरी मोटिव का ताल्लुक जो है वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स के साथ होता है। इन्हें हम साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी कह सकते हैं। सेकेंडरी मोटिव्स आल्सो नोन एज psychosocial needs because they involve people's appreciation in order to live successfully in society. लेकिन जो सेकेंडरी मोटिव्स हैं वो लर्न्ड मोटिव होते हैं। हम लोगों को देखते हैं, लोगों से हम सीखते हैं, और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक हम अपनी थिंकिंग को या फिर अपने सेकेंडरी मोटिव्स को चेंज करते रहते हैं। अभी टाइप्स हैं, जैसे कि प्राइमरी मोटिव में था हंगर, फूड, थर्स्ट वगैरह, लेकिन इसके अंदर जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि इनका ताल्लुक साइकोलॉजिकल नीड्स के साथ होता है। सबसे पहली है द नीड फॉर अचीवमेंट। अभी अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट किसी भी चीज़ को हासिल कर लेना या किसी गोल जो हमने एक सोचा हुआ था उसको अकम्प्लिश कर लेना, उसको अचीवमेंट कहते हैं। अभी नीड फॉर अचीवमेंट यानी कि जो एक डिज़ायर होती है, एक मोटिवेशन होती है टू अचीव समथिंग इज कॉल्ड एज द नीड फॉर अचीवमेंट। अभी नीड ऑफ अचीवमेंट जो है वो वेरी करती रहती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज आइडियोलॉजीज और हिज टेंडेंसीज, हिज एबिलिटीज।
लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो नोट करने का वो ये है कि नीड फॉर अचीवमेंट में जो कंपटीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि एक क्लास है, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो है पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की जो एक नीड फॉर अचीवमेंट है वो भी ज़्यादा होगी, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक ऐसी क्लास की जहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी कम मोटिवेट होंगे। इसके बाद नीड फॉर प्रेज। नीड फॉर प्रेज यानी कि हम कोई ऐसा काम करें कि जिसके इन रिवॉर्ड में हमें अप्रिसिएशन मिले, प्रेज मिले, या कोई भी ऐसी चीज़ के जिससे हम सेटिस्फाई हो सकें। अभी नीड फॉर प्रेज जो है, इसमें डिफरेंट जेस्चर्स होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो एक्ट कर सकते हैं नीड फॉर प्रेज के हवाले से। अभी क्यूरियोसिटी है, यानी कि चीज़ों को जानना, टू मेक अननोन एज नोन इज कॉल्ड एज क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी जो है वो बच्चों में ज़्यादा होती है। आपने से देखा होगा कि बच्चे अपने खिलौने जो है उनको तोड़ कर तो अंदर से देखते हैं कि ये सारा मैकेनिज्म कैसा हो रहा है, खिलौना हमारा कैसा काम कर रहा है। और अगर उसके अलावा भी हमने देखा होगा कि अगर बच्चों ने कोई चीज़ ऐसी देख ली है टीवी में जिसकी उन्हें समझ नहीं आई, तो वो हर एक से सवाल करेंगे कि ये चीज़ ऐसे क्यों है और ये इस तरह से क्यों है, यानी कि वो क्यूरियस होते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में। और लोग भी आपने देखा होगा, अक्सर लोग छुट्टियों में निकल जाते हैं दूर दराज इलाकों में मुख्तलिफ जगहों को डिस्कवर करने के लिए। तो क्यूरियोसिटी जो है वो भी एक साइकोलॉजिकल मोटिव है। नीड फॉर पावर यानी कि द डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, द डिज़ायर टू रूल अदर पीपल इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल पर्सन। अभी नीड फॉर पावर में जेंडर डिफरेंसेस भी होते हैं। मेल में नीड फॉर पावर ज़्यादा होती है रिलेटिवली फीमेल से, लेकिन चूँकि आजकल कंपटीशन का दौर है तो अभी फीमेल्स में भी पावर जो है, नीड फॉर पावर वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी भी नीड फॉर पावर मेल्स में ज़्यादा है। और हाँ, वो लोग हैं जिनमें नीड फॉर पावर ज़्यादा होती है, वो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। वो कोई ऐसी जॉब तलाश करेंगे कि जहाँ पर वो खुद ही सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, जहाँ पर उनका कंट्रोल है दूसरे लोगों पर। नीड फॉर एफिलिएशन, अभी ये एक ऐसी नीड है कि जहाँ पर हम दूसरे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं, टू मेक पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर, टू हैव अ फ्रेंडशिप विद अदर पीपल। और ऐसे लोग जिनमें नीड फॉर एफिलिएशन होती है, उनके लिए नज़दीक आइसोलेशन है, यानी कि जो तन्हाई है, वो एज अ पनिशमेंट भी उसको समझा जा सकता है। उनके नज़दीक आइसोलेशन एक पनिशमेंट ही होगी। अभी नीड फॉर एफिलिएशन, यहाँ पर भी जेंडर डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर नीड फॉर ऑफ एफिलिएशन फीमेल्स में ज़्यादा होती है और मेल में कम होती है। अभी मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो वर्क है, ये भी एक सेकेंडरी मोटिव है। अभी एक सेकेंडरी मोटिव क्यों है? कुछ लोगों के नज़दीक काम जो वो करते हैं वो भी एक मोटिवेशन होती है, वो भी मोटिवेट होते हैं काम करने के हवाले से, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा जो है वो गुजारते हैं काम करने में। और ये सेकेंडरी मोटिव इसलिए है क्योंकि हमारे काम करने से बहुत सी दूसरी हमारी जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो रही हैं। अगर हम काम करते हैं तो उससे हमारी जो नीड फॉर एफिलिएशन है, नीड ऑफ अचीवमेंट है, ये भी फुलफिल हो रही है। और जो प्राइमरी मोटिव्स हैं, हंगर, थर्स्ट वगैरह, ये भी हमारी फुलफिल होती हैं काम करने से। तो इसलिए जो वर्क है वो भी एक सेकेंडरी मोटिव है। अभी एक्सप्लेनेशन, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज बनाई हैं मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जिनमें सबसे पहले है इंस्टिंक्ट अप्रोच। सबसे पहले जो अप्रोच अपनाई गई इसको मोटिवेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो है इंस्टिंक्ट अप्रोच। और इसका ये कहना है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर ही कुछ इनबोर्न टेंडेंसीज होती हैं कि हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है वो पहले से ही बन जाता है कि हम कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। हमारे नज़दीक कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट होते हैं कि जिनको हमने अचीव करना होता है सूरत में। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है इस अप्रोच को, क्योंकि उन्होंने टोटल नंबर ही नहीं बताए कि कौन से ऐसे इंस्टिंक्ट हैं कि जिनके हवाले से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम शायद था विलियम मैकडोगल, अगर मैं गलत नहीं, उसने कहा कि टोटल 17 या 18 इंस्टिंक्ट ऐसे हैं कि जो हम अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद एक सोशियोलॉजिस्ट आया, उसका नाम था बर्नार्ड, जिसने 5759 इंस्टिंक्ट उसने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जो कि इनबोर्न ही हमें बताया जाता है। उसके बाद है ड्राइव रिडक्शन अप्रोच। अभी यहाँ पर जैसे पहले होमियोस्टैसिस का लफ्ज़ यूज़ हुआ था, हमारा जो जिस्म है वो
एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाता है तो हमें पसीना आना शुरू हो जाएगा, जो कि इंडिकेशन है कि हमें अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के पास चला जाता है, तो फिर हमें जो है वो शिवरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसका भी ये मतलब है कि हमें किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाना है जहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो मेंटेन हो सके। तो ड्राइव रिडक्शन से मुराद ये है कि जब भी हमारी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिस्टर्ब होती है, जैसा कि जब हमें भूख लगती है तो वो हमारी एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारे अंदर से एक ड्राइव जो है वो पैदा होगी। ड्राइव पैदा होगी ताकि हम वो जो एक इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको मेंटेन कर सकें। उसके बाद है इंसेंटिव अप्रोच। इंसेंटिव अप्रोच हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था लर्निंग का, जिसमें हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ा कि जो किसी भी काम के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या जो रिजल्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या फ्यूचर में ये काम दोबारा रिपीट होगा या नहीं होगा। तो इंसेंटिव अप्रोच भी यही है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो अगर हमें उसका पॉजिटिव आउटकम मिला है तो हम बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम ये बंदा ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा टुवर्ड हिज टास्क और गोल। यानी कि इंसेंटिव अप्रोच का जो लिंक है वो किसी भी इंटरनल या बायोलॉजिकल फैक्टर से नहीं होता, बल्कि उसका एक्सटर्नल फैक्टर से होता है कि जो एक्सटर्नली उसे अगर कोई अचीवमेंट मिलती है तो नेक्स्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा उस गोल की तरफ मोटिवेट हो जाएगा। फिर है कोग्निटिव अप्रोच। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, जैसे कि कल भी इसके बारे में बहुत डिटेल से बात हुई है कि डिफरेंट सेक्शंस हैं मोटिवेशन के। पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती है, उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल नीड की तरफ बंदा बारी रहता है, तो उसके बारे में आई थिंक ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं कोग्निटिव अप्रोच। कोग्निटिव अप्रोच अपनाई गई टू एक्सप्लेन मोटिवेशन। इसमें एक थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी। इसमें कहा जाता है कि बंदा किसी भी गोल की तरफ तब ही मोटिवेट होता है अगर उसके पास दो चीज़ें होती हैं, वैल्यू और एक्सपेक्टेशंस। और ये चीज़ जो है जी ये जो चीज़ है ये हम अपनी डेली लाइफ में भी अपना सकते हैं। यानी कि हम बहुत से काम करना तो चाहते हैं लेकिन हम उसके लिए मोटिवेट नहीं होते, और अगर हम इस चीज़ को अपनाएं, यानी कि एक वैल्यू है तो दूसरी है एक्सपेक्टेशंस। कोई भी ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल आप क्लास में टॉप करना चाहते हैं, पहली पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने नज़दीक उस चीज़ की वैल्यू को बताना होगा कि मेरे नज़दीक इस चीज़ की क्या वैल्यू है, कितना अहम है क्लास में फर्स्ट आना मेरे लिए। ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू होगी, कोई भी टास्क आप ले लें, कोई भी ऐसा गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप दो चीज़ें बना लें। पहले तो है वैल्यू अपने नज़दीक बना लें, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशंस है कि आप उसके साथ क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई। अगर आप क्लास में टॉप कर लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी, क्या क्या वो अप्रिसिएशन है या रिवार्ड है या कोई भी जो उसके साथ आप लिंक बना लें, ताकि जब ये दोनों चीज़ें हाई होंगी, जब वैल्यू भी ज़्यादा होगी और एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होंगी, तो आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे। लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज़ कम होगी, वैल्यू कम होगी और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। और अगर वैल्यू भी नहीं होगी, एक्सपेक्टेशन भी नहीं होंगी, तो देयर विल बी जीरो एक्सपेक्टेशंस। So that's something from me.